ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम देश की बात में। और आज हम देश की बात कर रहे हैं बीजेपी की वरिष्ठ नेता और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला जी के साथ। नजमा जी, आपने ब्रेक पे जाने से पहले बहुत सारी बातें बताई कि आपका मंत्रालय किस तरह से माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी को देश की मुख्य धारा के साथ जोड़ने और उनके डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि भाई मुसलमानों की हालत इस देश में दलितों से भी बनता है। उसके बाद बहुत सारे प्रोग्राम बनाए गए, 90 ज़िले छाटे गए जिनको कहा गया जो मुस्लिम माइनॉरिटी डेंसिटी वाले इलाके हैं, MDFC एक प्रोग्राम बनाया गया। उस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी मेरे ख्याल में 4000 करोड़ के आसपास का बजट रखा गया था। तो उसमें कितना इम्प्लीमेंट हो पाया है और क्या आपकी सरकार आने के बाद उसे कहीं रोका गया? क्योंकि इस तरह की बहुत सारी गलतफहमी है। कांग्रेस वाले कहते हैं भाई सच्चर कमेटी का इम्प्लीमेंटेशन रोक दिया है। सच्चर कमेटी उन्होंने पढ़ी भी है कि क्या है, उसको किसी ने पढ़ी नहीं, खाली सच्चर कमेटी का देते। सच्चर कमेटी में जो बताया कि बैकवर्डनेस है, तो मेरे जितने प्रोग्राम हैं उस बैकवर्डनेस को दूर ही करने के लिए है कि उनके लिए स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक आपको बात बताना बहुत ज़रूरी भूल गई कि हमेशा कहा जाता है कि हमें बाहर से कुछ सीखना चाहिए। आज हमारी बात दूसरे सीख रहे हैं। मेरी जो ये नई मंजिल की स्कीम है जिसमें ब्रिज कोर्स भी है, जो बच्चे अगर आगे पढ़ना चाहें मदरसे के तो उनको हम ब्रिज कोर्स करते हैं। तो हमने जामिया और अलीगढ़ के साथ और JNU और जो 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 इंदिरा गांधी डिस्टेंस एजुकेशन है उनके साथ हमने जोड़ा है उन्हें कि ये वहाँ पर जा जो बच्चे मदरसे में तालीम हासिल करते हैं, अगर वो मदरसे से फारिग होने के बाद किसी मॉडर्न एजुकेशन में जाना चाहें उसके लिए जामिया अलीगढ़ जामिया अलीगढ़ और डिस्टेंस एजुकेशन इनके साथ मैंने एग्रीमेंट किया है कि उनके साथ में हम वहाँ उनको भेज सकते हैं। और जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं स्कूलों के उनके लिए भी हमने ब्रिज कोर्स किया है। जो हमारा नई मंजिल का प्रोग्राम है, क्योंकि एक मदरसे की मंजिल हुई, मजहबी नई मंजिल का प्रोग्राम है, वर्ल्ड बैंक ने उसको इतना अप्रिशिएट किया कि उन्होंने हमको $50 मिलियन का लोन दिया, जो आज तक कभी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री कभी वर्ल्ड बैंक के नक्शे पे थी नहीं। पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ। और न सिर्फ ये बल्कि हमारा प्रोग्राम उन्हें इतना पसंद आया कि अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया के जिन ममालिक में मदरसे हैं वो हमारा प्रोग्राम वहाँ भी रिकमेंड करेंगे कि आप इनको इस्तेमाल करिए। तो आज नरेंद्र मोदी की सरकार दुनिया के मदरसों के चलाने वालों को एक नई रोशनी दे रही, एक नई राह दिखा रही। ये क्यों नहीं देखते हैं लोग? लेकिन ये सारी बातें जो आप बता रही हैं ये इतने अच्छे प्रोग्राम्स हैं और जिससे निश्चित रूप से जो बच्चे मदरसे से पढ़ने के बाद मॉडर्न एजुकेशन हासिल करने जाएंगे, यानी वही बात है, एक हाथ में कुरान है, दूसरा हाथ में कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो ये जो बच्चों की एजुकेशन की क्वालिटी होगी वो एक अलग तरह की होगी। लेकिन ये इतनी अच्छी बात आप पब्लिक तक क्यों नहीं पहुँचा पाते? पहुँचा तो रही हूँ आपके जरिए पब्लिक तक, मैं तो बहुत पहुँचाती हूँ। अब इतना बड़ा मुल्क है, आप लोगों का जहाँ आपकी जिम्मेदारी है हमारी गलतियाँ पकड़ने की, वहाँ थोड़ी आपकी जिम्मेदारी है हमारी अच्छाइयाँ भी पहुँचाने की लोगों को। क्योंकि लोगों को एक अपने एक सिस्टम में, मैं ये नहीं कह रही कि मेरी सरकार में कॉन्फिडेंस हो, हमारे सिस्टम में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो सिस्टम हमने अपनाया है डेमोक्रेसी का, जिसमें हमारी सरकार लोगों की रिप्रेजेंटेटिव है, तो उस सिस्टम में अगर उनको भरोसा होगा तो ही हम तरक्की कर पा सकते हैं। अगर हम सिस्टम के ख़िलाफ़ बात करेंगे तो डेमोक्रेसी के अलावा हमारे मुल्क में कोई और तरीका है ही नहीं हुकूमत करने का। तो मेरी ये जो स्कीम है नई मंजिल की, इस स्कीम के ज़रिए नई रोशनी एक स्कीम है जो औरतों का अपग्रेडेशन करती है, उनको कैपेसिटी बिल्ड करती है ताकि जनधन योजना के लिए अकाउंट खोले तो उस औरत को मालूम तो होना चाहिए कि अकाउंट कैसे खोलते हैं, कंप्यूटर पे कैसे भरते हैं, फॉर्म भरते हैं, उसके राइट्स क्या हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। और ख़ास तौर पे माइनॉरिटी की औरतें घरों में रहती हैं तो उनको हम गाँव से घरों से निकाल के उनको ये स्किल, ये उनकी कैपेसिटी बिल्ड करते हैं, उनकी स्किल्स बढ़ाते हैं एक तरह से। जो आपने बताया कि साहब नरेंद्र मोदी जी की सरकार उस तरह का काम कर रही है कि साहब उनके जो मदरसा का कॉन्सेप्ट है पढ़ाई का उसे दूसरे देशों में पसंद किया जा रहा है, लेकिन अपने देश में उल्टी बात होती है। नरेंद्र मोदी खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात करके वहाँ चले जाते हैं शादी में शिरकत करने के लिए, और उनकी पार्टी यानी आप ही की पार्टी के जो दूसरे नेता हैं
वो मुसलमानों को बात बात में पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, नफरत का माहौल पैदा करते हैं, तो ये कंट्राडिक्शन क्यों है ये? कॉन्ट्रडिक्शन कभी कभी हो गया, अभी तो कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी जी अभी गए, उन्होंने इतना बड़ा अच्छा, ये तो जेस्चर था उनका कि वो बिना इत्तिला चले गए। ये मतलब ये दोस्ती में ही आदमी अपने दोस्त के घर बिना कहे चला जाता है। उनके यहाँ शादी में चले गए, उनकी बर्थडे में शरीक हो गए। और सबसे बड़ी बात जो नरेंद्र मोदी का पहला कदम था कि जब हम लोगों ने ओथ लिए तो उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आसपास के सारे मुल्कों के अपने दोस्तों को बुलाया। मैं ये सोचती हूँ कि लोग अच्छाइयाँ क्यों नहीं देखते। देखिए ऐसा होता है कि अगर नेगेटिव न्यूज़ होती है तो आग की तरह फैल जाती है, पॉजिटिव न्यूज़ को बहुत मुश्किल से फैलाना पड़ता है। जैसे एक और नेगेटिव न्यूज़ बार बार हम जब से आप मंत्री बनी है तब से सुन रहे हैं कि अब आपका कार्यकाल अब खत्म हुआ कि अब खत्म हुआ, आपको राजभवन भेजा जा रहा है। तो वो नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं कहलाएगी, एक तरह से पॉजिटिव है। अगर मैं यहाँ अच्छा काम कर रही हूँ तो मेरे काम की बेहतरी को समझ के दूसरा काम दे रहे। कोई ये तो न्यूज़ नहीं आई कि मुझे कह रहे हैं कि घर जाके रोटी पकाओ। अगर मुझे कोई ये भी कहे, क्योंकि मैं समझती हूँ डिग्निटी ऑफ लेबर होती है, हर आदमी जो काम करता है उसकी एक डिग्निटी होती है। जो आदमी मेरे घर में सफाई करता है, झाड़ू देता है, वो भी एक अहम काम कर रहा है, जितना अहम कि मैं पार्लियामेंट में या मिनिस्ट्री में कर रही हूँ। तो लोगों के दिमाग जो है थोड़े मॉडर्न होना चाहिए, थोड़े खुलना चाहिए। हम एक क्लोज माइंड से हर चीज़ को देखते हैं। हम ये समझते हैं कि जो एक बड़े ओहदे पे बड़ी कुर्सी पे बैठा है वही काम कर रहा है। मेरा हमेशा से ये रहा है कि जॉब इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप उसको कैसे कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। आज फिर मौलाना साहब की बात मैं आपको याद दिलाती हूँ। उन्होंने, जब मैंने इंटरमीडिएट किया था तो मैं मेडिकल में जाना चाहती थी, तो मैं अंडर एज थी, मुझे 17 साल का होना था, मैं 16 साल की थी। तो मौलाना साहब ने मुझे लिख के भेजा, और एजुकेशन मिनिस्टर थे, कि तुम आगे तालीम हासिल करो, जितनी चाहो उतनी तालीम हासिल करो, मगर इस बात का इसको याद रखो कि जो भी इल्म हुनर तुम हासिल करो उसमें अपने को माहिर करो, कि लोग तुमको तुम्हारे इल्म हुनर की वजह से पहचाने, न किस ख़ानदान में हो। तो इंसान को, हर एक को, चाहे कुछ भी इल्म हुनर हो, चाहे वो, उन्होंने ये भी लिखा था, चाहे वो जूते सीने का ही हुनर क्यों ना हो, उसमें अपने को माहिर करो। तो मैं समझती हूँ कि हर जॉब की, हर हुनर की, हर इल्म की एक अपनी अहमियत है। डिग्निटी ऑफ लेबर हम अपने यहाँ पैदा करना चाहिए। तो मैं समझती हूँ जब अगर कहेंगे गवर्नर बना रहे हैं तो गवर्नर बना दो, वो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है, काम ही करना है ना। तो राज्यसभा का कामकाज चलाने का इतना लंबा माशाल्लाह था, जो मेरा 18 साल वो काम मैंने चलाया मेरे ख्याल में उसके बाद कुछ चला भी नहीं पाया उस तरह। हाँ, मैं तो अभी भी कहें तो मैं वो भी चलाने को तैयार हूँ। जो काम देंगे, देखिए सबसे बड़ी बात है कि काम देना और काम की जिम्मेदारी से संभालना और उसका ईमानदारी के साथ अच्छे तरीके से पूरा करना, कि दूसरों को सेटिस्फेक्शन हो, अपनी ईमान की तराजू पे भी अपने काम को तौलना चाहिए कि क्या मैंने ये काम ठीक किया कि नहीं। हर रात सोने से पहले मैं सोचती हूँ आज दिन में मैंने जो कुछ किया, आज दिन में मैंने जो कुछ बोला, ये सही था या गलत था। वो अकेले में मैं अपना खुद ही एनालिसिस करके सोचती हूँ, अगर कल ऐसा होगा वाक़या तो मैं ये करूँगी। अगर हर इंसान ऐसा सोचने लगे तो मुझे लगता है हमारे नरेंद्र मोदी जी की आधी परेशानी तो ऐसे ही दूर हो जाएगी। आखिरी सवाल, एक लंबे समय तक आप कांग्रेस में रही हैं जी, और अब एक लंबे समय से बीजेपी में हैं, 10-12 साल 13 साल हो गए। तो दोनों जगह पे एक अच्छी बात जो आपको कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी में ज़्यादा अच्छी लगती हो, और एक वो बात जो कांग्रेस में बीजेपी में आने के बाद मिस करती हूँ कि अगर कांग्रेस में थी तो मेरा वो कंफर्ट जोन वहाँ ये था और यहाँ ये। देखिए ऐसा है, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लोगों का सोचना अपने अपने तरीके से दोनों देश के लिए काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि कांग्रेस नहीं कर रही थी या सिर्फ नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। सवाल ये है कि हर एक का तरीका अलग होता है काम करने का, सोच अलग होती है। मैं अपने आप को नरेंद्र मोदी, जो मुझे वहाँ काम दिया था वो डिप्टी चेयरमैन का, मैंने ईमानदारी से कर दिया। यहाँ मुझे दूसरी जिम्मेदारी दी है, यहाँ मुझे मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है और चैलेंजिंग मंत्रालय की जिम्मेदारी है, सीधा साधा मंत्रालय नहीं है।
ऐसा मंत्रालय कि जहाँ सारा डिफिसिट है, एजुकेशनल डिफिसिट, फाइनेंस, इकोनॉमिक डिफिसिट और सोशल डिफिसिट। उस डिफिसिट को मुझे पूरा करना है, तो चैलेंज है मेरे। एक इमेज चेंज करनी है, क्योंकि सब शक करते थे कि नरेंद्र मोदी ये मंत्रालय तो ख़त्म कर देंगे, इसका तो बजट भी काट देंगे। ना मंत्रालय ख़त्म किया, बल्कि सबसे सीनियर को बनाया वहाँ, और उसके अलावा मेरा बजट भी कम नहीं किया बल्कि बढ़ा दिया। तो ये एक तो पॉजिटिव चीज़ है। दूसरी चीज़ जो है कि नरेंद्र मोदी जी बहुत पॉजिटिव हैं, ही इज़ वेरी फोकस्ड व्हाट ही वांट्स। वो मैं उनकी एक चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई, जब पटना में भाषण कर रहे थे, इलेक्शन में बम फट रहे थे। अगर कोई दूसरा होता तो सिक्योरिटी के कहने से भाग जाता, चला जाता छोड़ के मैदान, भगदड़ मच जाती, लाखों लोग मर जाते उसके अंदर स्टैम्पीड में। वो नहीं गए, वहाँ खड़े रहे। उसके बावजूद कि बम फट रहे थे, उनकी तकरीर थी उसका फोकस भी नहीं हटा। उन्होंने दोनों से, हिंदुओं मुसलमानों से पूछा, तुम्हारी लड़ाई एक दूसरे से है कि गरीबी से? दोनों ने कहा हमारी लड़ाई गरीबी से है। तो उनका फोकस है गरीबी से लड़ना, और दैट इज़ व्हाट आई वांट। मैं चाहती हूँ कि इस मुल्क से गरीबी चली जाए। इस मुल्क से बहुत टॉलरेट किया है लोगों ने। लोग टॉलरेंस की बात करते हैं, ये बड़े लोगों की सोचने की बातें। वो गरीब इंसान 67 बरस से भूखे पेट को टॉलरेट कर रहा है, तो क्या हमें उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए? आज आप घर के बाहर जाइए, इस कदर गंदगी है गलियों में, सड़कों में, जो नरेंद्र मोदी जी ने देखी, और किसी ने आज तक रैम्पट ऑफ द रेड फोर्ट से सफाई और टॉयलेट की बात नहीं की। आप सोचिए कि उनके ऊपर कितना उस चीज़ का असर है कि उन्होंने उस पर फोकस किया। आज स्वच्छता की बात की, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ कि जो काम मुझे दिया। ये तो कोई अच्छी बात जो आपको प्रेरित करती है बीजेपी में आने के बाद। वो कौन सी ऐसी बात है जो आप मिस करती हैं कि शायद कांग्रेस में होती तो ऐसा ज़्यादा अच्छा हो जाता, यहाँ पर रह के नहीं हो पा रहा है? मैं तो जिस माहौल में रहती हूँ खुश रहती हूँ। मैं डिप्टी चेयरमैन थी तो मैंने कभी ख्वाहिश नहीं की कि मुझे कुछ और काम दे दिया जाए, क्योंकि अगर ख्वाहिशात तो घोड़े की तरह होती तो हम उन पर बैठ कर सवारी कर रहे होते। कहते हैं ना, विशेज़ हॉर्सेस यू वुड बी राइडिंग देम। मैं जो काम मुझे दिया जाए, छोटा हो बड़ा हो, उस काम को अच्छे तरीके से निभाना। मैं ज़िंदगी में कोई चीज़ मिस नहीं करती। मैं तो अगर खाली बैठी होती हूँ तो अपना निटिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी करना है, काम करना है, प्रोडक्टिव काम करना है, तो इसलिए मैं कोई चीज़ मिस नहीं करती। इंसान जहाँ चाहे, जहाँ रहे, एक अच्छा काम कर सकता है। अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री होने के नाते और मोदी कैबिनेट के सबसे वरिष्ठ मंत्री होने के नाते आप देश के अल्पसंख्यक वर्ग को कोई एक संदेश देना चाहेंगी जो आप समझते हैं कि बहुत ज़रूरी संदेश है, बहुत कम शब्दों में? मैं ये संदेश दूंगी कि ये सब मुल्क आपका और हमारा है। मेरे नज़दीक सबसे बड़ी पहचान है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, और मुझे इस बात पर फ़ख्र है, चाहे मैं किसी भी मज़हब या किसी भी समुदाय की हूँ। ये मौलाना साहब ने भी कहा था 1940 में कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, और मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि इस अजीम हिंदुस्तान बनाने में मेरा भी हिस्सा है, और मैं अपने हक़ से कभी भी दस्तबरदार होने को तैयार नहीं हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ, हर हिंदुस्तानी किसी भी मज़हब और मिल्लत का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी रंग का हो, कोई भी भाषा बोलता हो, हमारी एकता है, हमारी हिंदुस्तानियत, हमारी एकता हमारी नेशनलिटी है, हमारा कल्चर है। हमें उसको संभाल के रखना है, उससे आगे बढ़ाना है। इसके अलावा मेरा कोई दूसरा मैसेज नहीं। निर्मला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस खास कार्यक्रम देश की बात में आने के लिए, और आपने बहुत ही बेबाकी के साथ तमाम सवालों के जवाब दिए। और आपने जो बात कही कि साहब देश सबका है, इस पर मुझे भी एक शेर याद आया, नेहरू का है, गांधी का है और ना आज़ाद का है, वतन आपका और आपकी औलाद का है। तो मेरे ख्याल में इसी संदेश के साथ देश की बात का ये एपिसोड हम यही खत्म करते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।